आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के खम्मम जिले के सरकारी स्कूल में सोमवार को नाश्ता करने के बाद कम से कम 13 छात्र बीमार पड़ गए। यह घटना वेमसूर मंडल के मरलापाडू गांव में एक स्कूल में हुई, जहां छात्रों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में छात्रों का सरकारी अस्पताल में इलाज होते हुए दिखाया गया है। सियासत.com से बात करते हुए खम्मम जिले के मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डी रमा राव ने कहा कि सोमवार को छात्रों ने जी मिचलाने और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर हमारी हेल्थ टीम ने स्कूल की रसोई और पानी के स्रोत की जांच की और वहां की स्थिति संतोषजनक पाई। वहीं राव ने आरोप लगाया कि हो सकता है छात्रों ने रविवार को घर पर कुछ ऐसा खाया हो जिसका असर सोमवार को हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें जाति जनगणना में मौजूदा प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के तरीकों का विरोध किया है। इसके साथ ही तेलंगाना और बिहार की तरह जाति जनगणना कराने की भी मांग की है। दोनों नेताओं ने जनगणना की प्रश्नावली को लेकर आपत्ति जताई है। साथ ही मौजूदा प्रश्नावली को रद्द कर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञ और जनता से बातचीत के बाद नई प्रश्नावली तैयार करने का आग्रह किया है, ताकि हर जाति और समुदाय की सही संख्या सामने आ सके और जाति जनगणना सटीक, सार्थक और लाभकारी हो। दोनों नेताओं ने जातियों का विवरण दर्ज करने के लिए अपनाए गए ओपन एंडेड सवाल के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे देश में जातियों की वास्तविक संख्या का सही आकलन नहीं हो पाएगा। राज्य बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव और अन्य लोग छात्रों की रुकी हुई फीस वापसी यानी फीस रिवर्समेंट के मुद्दे पर फैसला बकाई बीजेपी लड़ाई कैंपेन के तहत 2 दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। हम तेलंगाना सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह उन 25 लाख छात्रों को लगभग 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए जारी करे जो तेलंगाना में पढ़ रहे हैं और उनके फीस का पैसा सरकार पर बकाया है। तेलंगाना में फीस वापसी का बकाया एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन तेलंगाना सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो भविष्य में बीजेपी सरकार पर दबाव बनाएगी। हमारी मांग है कि तेलंगाना सरकार छात्रों को तुरंत फीस वापसी का पैसा जारी करे, वरना बीजेपी अलग अलग तरीकों से सड़कों पर उतरेगी और इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। तेलंगाना में छात्रों के बकाया राशि को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अनशन में बैठे हुए हैं। इसी बीच अब कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बीआरएस पर क्लेम करते हुए कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं और हर कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। ड्यूज भी हम क्लियर कर रहे हैं। 10 साल में केसीआर साहब जो ड्यूज लगा के गए, वो ड्यूज भी कांग्रेस सरकार आने के बाद रेवंत रेड्डी जी ने क्लियर कर रहा है। नॉट ओनली फी रिएम्बर्समेंट, आखिर को सीएम रिलीफ फंड भी ड्यूज थे। तो कांग्रेस सरकार आने के बाद 8.5 लाख का कर्जा बोझ उठाते हुए हम पूरे पुराने बिल्स क्लियर कर रहे हैं और थोड़ा बाकी है वो भी करेंगे। कांग्रेस सरकार का एक बात दिए तो कमिटमेंट के साथ करने वाली है। 8.5 लाख कर्जे ऊपर रख के महीने 6,500 इंटरेस्ट और असल पेमेंट करते हुए हम सरकार को चला रहे हैं। इतने दिक्कत रहे बाद भी स्टूडेंट कम्युनिटी को हम अपने साथ लेके उनका जो भी ड्यूज है वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पूरे पॉलिटिक्स तो ऑलमोस्ट क्लियर हुआ है। विवेक जी ने उनसे बात करा है, उसमें एक स्टेटमेंट भी दी है। थैंक यू। बीजेपी विधायक आदित्य महेश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी अपने वीजा रिजेक्शन और केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों के बारे में जो बातें कह रहे हैं, उनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आपने तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों का अपमान किया है। तो वीजा रिजेक्शन के बारे में बात करते हुए केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने जो एलिगेशंस किया है, मैं पूछना चाहता हूं, इस तेलंगाना 4 करोड़ के तेलंगाना आवाम को आपने इंसल्ट किया है, क्योंकि आपका वीसा क्यों रिजेक्ट हुआ उसका रीजन आप बताना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल टूर है जो तेलंगाना पब्लिक मनी से आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, इसका सारा आइटिनरी बताने का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप आइटिनरी हाइड किया है। किसका अपॉइंटमेंट आप ले रहा है, वो अपॉइंटमेंट आपने हाइड किया है, उसका कारण क्या है आप पहले बताना चाहिए। और सेकेंड इश्यू, आप बोलते ये यूनियन ऑफ स्टेट है, आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन करता है, हमारा क्वासी फेडरल सिस्टम में आप हर चीज
केंद्र सरकार का परमिशन के साथ ऑफिशियली अगर टूर करते हैं तो चीफ मिनिस्टर, अगर पॉलिटिकल टूर है तो पॉलिटिकल टूर का आइटनरी बताना चाहिए, आप किससे मिल रहे हैं। एक नेशनल एलिमेंट्स के साथ अगर मिलने के लिए आप पॉलिटिकल टूर करते हैं तो जरूर केंद्र सरकार उसको रोकता है, उसका क्लैरिफिकेशन पूछता है। आप जैसा बोले वैसा ट्रैवल करने के लिए नहीं होता है। आप आज जो आपका टूर जो वीसा कैंसिल हुआ है, हम कहना चाहते हैं कि आपका टूर कैंसलेशन इट इज इंसल्ट टू द पीपल ऑफ तेलंगाना। आप सारे तेलंगाना अवाम को इंसल्ट आपने किया है, उसका आप क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। थैंक यू। तेलंगाना विधानसभा का सत्र 7 सितंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में हुई बैठक के दौरान विधायकों को ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर चर्चा की और विधायकों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का लंबित काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। रेड्डी ने चेतावनी दी कि अगर जमीन अधिग्रहण में देरी हुई तो परियोजनाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जमीन अधिग्रहण, राहत और पुनर्वास तथा वन संबंधी मजदूरी के लिए फंड मंजूर करेगी। उन्होंने विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान देने का भी निर्देश दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, तुमल्ला नागेश्वर राव, पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और सीतक्का समेत कुछ सांसद और विधायक शामिल हुए। बीजेपी नेता सिटी रवि ने कहा कि हाँ, चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटिस जारी किया जाएगा। हमारे पास जानकारी है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में कुछ फर्जी वोट जोड़े गए हैं। मैं बीएलओ और बीएलए से अपील करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें। अगर कोई फर्जी या संदिग्ध वोट है तो कृपया शिकायत दर्ज करें। हाँ, नोटिस देंगे ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। हम एक बात तो बोलना चाहता हूं, सही वोट रखना, फर्जी वोट को निकलना। कुछ फर्जी वोट भी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का उपयोग करके वोटर लिस्ट में शामिल किया है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा पास है। उसके लिए बीएलओ और बीएलए 2 उसके बारे में ध्यान देना। फर्जी वोट है तो, शंकास्पद वोट है तो उसके बारे में कंप्लेंट देना, ऐसा बोलना चाहता हूं। विशेष रूप में ध्यान देने का जरूरत है। बेंगलुरु में लगभग 45% वोटर्स अनआइडेंटिफाइड है। कुछ शिफ्टिंग है, कुछ वोटर्स को पता नहीं है। उसके बारे में विशेष रूप में ध्यान देने का जरूरत है। हाँ, हम संघर्ष करेंगे। हम सदन में भी संघर्ष किया है, सदन का बाहर भी जनता के बीच में मुद्दा लेकर के हम जाएंगे। एक करप्ट आदमी को बहुत सबूत रहने के बाद में भी सीबीआई चार्जशीट में उनका नाम है, ईडी में उनका नाम है, उसके बाद में भी उनको मंत्री बनाया। मतलब करप्शन के साथ कांग्रेस है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पास किया। इसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को नौकरी जारी करने के लिए जरूरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करने की शर्त से पूरी तरह और हमेशा के लिए छूट दी जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन, जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने कहा कि टीईटी की शर्त से राज्य भर के लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये शिक्षक परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी से मिलने वाले फायदे या अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। राजमोहन ने कहा कि इनमें से कई शिक्षकों ने लगातार 15 से 20 साल तक सेवा की है और अब उनसे नई परीक्षा लेने में उनकी नौकरी की सुरक्षा और आजीविका के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा इसलिए विधानसभा एक प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि वह 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से अस्थायी छूट दे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के लिखे पत्र पर कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने कहा कि आदिवासी बच्चों ने राहुल गांधी जी से सामने अपनी शिकायतें और सभी समस्याएं रखी। उनकी मांग है कि सरकार खुद ही नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना उपलब्ध कराए। आदिवासी बच्चों ने अपनी कैफियत, अपनी सारी समस्याएं जो है वो राहुल जी के सामने रखी।
फिर डीबीटी के पैसों से होता नहीं है, तो उनकी जो मांग है कि हमें नाश्ता सुबह का, दोपहर का खाना, रात का खाना जो है वो सरकार खुद प्रोवाइड करे, हमें पैसे नहीं चाहिए। किताबें महंगी हो जाती है, डीबीटी का पैसे कम है, तो कहते हैं कि हमें लाइब्रेरी में ही किताबें उपलब्ध करा दीजिए, अच्छी सुविधाएं दीजिए। बच्चियाँ हॉस्टल से जाती है घर पे छुट्टी से वापस आने के बाद उनकी गर्भावस्था परीक्षण होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। तो ये तो अन्याय है ना कि इस तरह से छात्राओं को ट्रीट करना, इस तरह से उन पर अविश्वास दिखाना और उनको कमतर आंकना। ये इन बातों को लेकर एक खत जो देवेंद्र फडणवीस को लिखा है, तो उस पर जवाब क्या देते हैं कि वो 2 स्कूल, गढ़चिरौली में आपकी स्कूल है, वहाँ स्नेक बाइट हुआ था, दूसरी आपकी एक मिनिस्टर की स्कूल है, वहाँ पर टॉयलेट को दरवाजे नहीं है। अरे अटकाना, लटकाना, भटकाना, सवाल क्या है और आप बात क्या कर रहे हैं? वसंतराव पुरगे जी के ऊपर आपने यवतमाल के स्कूल पे ऑब्जेक्शन लिया है, वहाँ ऑडिट हुआ है, अभी 10 दिन पहले ऑडिट हुआ है और पहले 2 स्कूलों में वो स्कूल का नाम है। तो हम आह्वान करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, एक बार वसंतराव पुरगे जी के स्कूल में जाकर देख लीजिए। और अगर कहीं स्नेक बाइट हुआ है तो आपकी सरकार क्या कर रही थी, आपका महकमा प्रशासन क्या कर रहा था? अगर सुविधाएं नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसे कई सारे सवाल आपके ऊपर उल्टे खड़े हो सकते हैं, लेकिन छात्रों की जो मांग है उससे भटकाने की कोशिश मत कीजिए, उसी पे अडिग रहिए, क्योंकि छात्र अभी आपके सुनने वाले नहीं है। उनका जो हक है वो उनको देना पड़ेगा आपको, और यही बात राहुल जी ने अपने खत में कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है, इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है, स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है। इस मामले पर बात करते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं कि कुछ चीज़ें लोगों की इच्छा पर भी छोड़ देनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में यह करना पड़े तो वह उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़, चाहे वस्त्र हो या कोई आभूषण हो, तो मैं समझता हूं कि एक डोमेन छोड़कर रखना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ दी जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है, लेकिन कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर कोई इस तरह की चीज, वस्त्र हो, कोई और आभूषण हो, तो फिर मैं समझता हूं कि एक डोमेन वो छोड़ के रखना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के 36वें सालाना सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह वाइस चांसलर का 36वां सालाना सम्मेलन है। विकसित भारत, विकसित कृषि, समृद्ध किसान के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के लिए कृषि की पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये 36वां कुलपति सम्मेलन है। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है विकसित भारत के लिए, विकसित कृषि, समृद्ध किसान, उसके लिए कृषि शिक्षा बहुत जरूरी है और कृषि शिक्षा की पुनर्कल्पना आज की आवश्यकताओं और आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। और हमारे कृषि स्नातक या कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं, उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। अभी कॉन्फ्रेंस जारी है, कल तक चलेगी। और कोशिश हमारी ये है कि इस कॉन्फ्रेंस से कुछ ऐसे बिंदु निकालें जिस पर हम अमल करके इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।